हेलो फ्रेंड्स, आई एम नित्या शर्मा। वेलकम टू द टूल एकेडमी। दोस्तों, हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है एमपीपीएससी के 2019 के मेंस एग्ज़ाम की। इस मेंस एग्ज़ाम में अगर हम बात करते हैं तो टोटल अगर एग्ज़ाम पेपर की बात करते हैं तो इसमें 6 पेपर होते हैं, जिसमें अगर हम आज बात कर रहे हैं वो है पेपर 1 के पार्ट 1 की। देखा जाए तो ऐसे पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट होते हैं। और अगर पार्ट 1 की बात करें तो इसमें इतिहास एवं संस्कृति मतलब इतिहास को लिया गया है, और अगर हम पार्ट 2 की बात करते हैं तो इसमें भूगोल को कवर किया गया है। तो जानते हैं इसमें इतिहास और संस्कृति में क्या क्या दिया गया है। तो अगर हम बात करते हैं इसके सिलेबस में, तो जो इतिहास एवं संस्कृति है इसमें टोटल 1.1 से लेकर 1.7 तक चैप्टर्स दिए गए हैं, जिसमें विश्व इतिहास है, भारतीय इतिहास है, इस तरह से चैप्टर्स दिए गए हैं। और जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो इसके सबसे पहले टॉपिक की बात कर रहे हैं, जो कि विश्व इतिहास है। इस विश्व इतिहास के अंतर्गत भी अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे सब टॉपिक्स दिए गए हैं। इन सब टॉपिक्स में पुनर्जागरण, इंग्लैंड की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, रूस की क्रांति, प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध की बात की गई है। बात करें अगर पुनर्जागरण की तो इसको हमने पहले कवर किया गया है, आप चाहें लेक्चर देख सकते हैं इसका। इसमें काफ़ी डिटेल से दिया गया है जो पुनर्जागरण हुआ है, उसके कारण परिणाम क्या रहे हैं। अभी हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो है इंग्लैंड की क्रांति की। जानेंगे हम इंग्लैंड की क्रांति के बारे में कि इसका पृष्ठभूमि थी ये क्या रही है, इसके प्रारंभ क्या रहे हैं, प्रारंभ का टाइम क्या था, इसके कारण क्या रहे हैं, क्या स्थिति ऐसी हो गई वहाँ पर, क्या चीज़ें होने लगी वहाँ पर, ऐसा क्या कारण था कि वहाँ पर क्रांति हो गई अचानक से, और ये सब चीज़ें क्या थी। फिर उसका महत्व क्या था, महत्व मतलब उसका प्रभाव उस देश पे, उस इंग्लैंड के अलावा और कहाँ कहाँ रहा। उसके बाद हम जानेंगे इसका परिणाम क्या हुआ। तो आइए जानते हैं इंग्लैंड की क्रांति के बारे में। तो जो इंग्लैंड की क्रांति है ये विश्व इतिहास में गौरवपूर्ण क्रांति के रूप में जानी जाती है। तो ऐसा क्या था कि गौरवपूर्ण क्रांति के रूप में जानी जाती है, क्योंकि क्रांति तो जब भी हम सुनते हैं तो ये चीज़ होती है ना कि भाई युद्ध हुआ होगा, रक्तपात हुआ होगा, वहाँ पे बहुत मतलब खून खराबा हुआ होगा, है ना। ये सब चीज़ें अगर हम क्रांति सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आती है। लेकिन इस क्रांति में बिना किसी रक्तपात के, बिना किसी युद्ध के बहुत शांतिपूर्ण तरीके से क्रांति हुई। तो अब हम जानेंगे और इसका जो पृष्ठभूमि है वो क्या है, मतलब शुरू कहाँ से हुई है क्रांति जो थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर हम बात करते हैं 16वीं सदी की, 16वीं सदी की अगर हम बात करते हैं तो उस समय पर इंग्लैंड में क्या था कि वहाँ पर स्टुअर्ट वंश का शासन हुआ करता था। वैसे शासन जैसे अगर अपन भारत की बात करते हैं तो भारत में उस समय पे कौन सा शासन था, जैसे वहाँ पर मुगल शासन था उस समय पर, और राजा कौन सा था ये आप बताएंगे, ठीक है। इसको आप कमेंट में बताइए कि उस समय पे मुगल शासक कौन था, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए हम आगे बात करते हैं कि फिर मैं बताऊंगी आपको कौन था शासक। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड में क्या था कि 16वीं सदी पर स्टुअर्ट वंश हुआ करता था, और स्टुअर्ट वंश में जो शासक था उसका नाम था चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स फर्स्ट भी बोल सकते हैं इसको। तो जो ये राजा था और इसके दो बेटे थे, कौन कौन से थे, एक था चार्ल्स द्वितीय और एक था जेम्स द्वितीय। तो जो स्थिति थी वहाँ पर, स्थिति ये थी कि वहाँ पर राजा का शासन चलता था, ठीक है। और उस समय पर संसद भी होती थी, संसद थी, लेकिन संसद को कोई ऐसा पावर नहीं था, क्योंकि अपन अगर पुनर्जागरण की बात करते हैं तो पुनर्जागरण के समय पे ये होने लगा था कि लोगों में ये जागरूकता आ गई थी कि भाई शासन अगर होता है तो हमारे भी अधिकार हैं, हम जनता है, हमारे भी अधिकार होते हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे होने लगी थी। पुनर्जागरण का जो प्रभाव था वो इंग्लैंड में भी देखा जाने लगा था। तो पहली चीज़ तो ये आती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि भाई वहाँ पर जो
चीज़ें हो रही थी कि हम वोट नहीं डाल सकते, राजा जैसा बोलते हैं हमें उसकी बातें माननी पड़ती है। संसद के साथ भी यही था कि भाई हमको बैठा तो दिया गया है, लेकिन ऐसा ना हम कुछ नीति बना सकते हैं, ना कुछ हम कर सकते हैं, तो हमारे अधिकार बंधे हुए हैं। तो एक तरह से जो थी सिचुएशंस वहाँ पर, वो एक जो अंडरस्टैंडिंग थी एक दूसरे को लेकर, वो चीज़ नहीं थी। थोड़ा सा ये चीज़ें जो हो रही थी, ये एक गृह युद्ध की स्थिति वहाँ पे बनने लगी थी। धीरे 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 ये चीज़ें बनने लगी थी। हर बंदे के अंदर थोड़ा सा एक जागरूकता भी थी और एक आक्रोश भी आ रहा था। तो ये धीरे 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 ये हुआ कि जो चार्ल्स द्वितीय प्रथम था, ये शासन को इसी तरह से चला रहा था। फिर धीरे धीरे क्या, उसकी जब मृत्यु हो गई, इसकी मृत्यु के बाद चार्ल्स द्वितीय जो था वो शासन में आया, वो राजा बना। वो क्यों बना, जेम्स द्वितीय क्यों नहीं बना? तो ये था कि जो चार्ल्स द्वितीय था वो इसका चार्ल्स प्रथम का बड़ा बेटा था, तो कायदे से उसको बना दिया गया राजा। लेकिन इसके सुयोग्य होने के बावजूद भी ये राजा बना, तो इसमें योग्यता थी कि शासन चला सके, लेकिन स्थिति वही थी, पुरानी वाली स्थिति चलती आ रही थी कि भाई जो राजा है वो उसी का शासन चलेगा, संसद का कैसा कोई अधिकार नहीं। ये चीज़ें भी वही फॉलो करते आया था जो उसके पिता के शासन के समय पे चल रही थी। चीज़ों को बदला नहीं था, शासन वही चलते आ रहा था, स्थिति भी वही थी, चलती आ रही थी। फिर जो स्थिति थी गृह युद्ध की, जो धीरे 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 जो चीज़ें बढ़ती जा रही थी, वो सब उसका कारण सबसे ज़्यादा जब हुआ तो वो हुआ चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के बाद। मतलब चार्ल्स जो प्रथम था उसकी मृत्यु और चार्ल्स द्वितीय, ये दो राजा के बाद जो तीसरा शासन आया वो आया जेम्स द्वितीय का। जेम्स द्वितीय की हम आपको पिक भी दिखा सकते हैं। जो प्रारंभ होता है वो 1688 में होता है। हुआ ये कि 1685 में चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु हो गई। थोड़ा सा अगर चार्ल्स द्वितीय के बारे में हम आपको बताएं तो इसके भी जो विवाह हुआ था या जो इसके दौरान जो इसकी संतान थी, तो वैधानिक कोई संतान इसकी थी नहीं जो इसके बाद का शासन संभाल सके। तो इसका जो छोटा भाई था जेम्स द्वितीय, उसको शासन दे दिया गया, उसको राजा की जो पद था वो उसको दे दिया गया। तो हुआ फिर ये कि जो जेम्स द्वितीय था, जेम्स द्वितीय 1685 में शासन में आ गया, गद्दी में आ गया, राजा बन गया। राजा उसके बनने के बाद जो स्थिति थी वो और भी खतरनाक हो गई, और भी भयावह हो गई। वो क्यों? वो इसलिए कि जो ये शासक था, जो ये जेम्स द्वितीय था, ये था कैथोलिक धर्म को मानने वाला। ठीक, और कैथोलिक जो ईसाई समुदाय में कैथोलिक संप्रदाय होते हैं, उसमें दो समुदाय होते हैं, कैथोलिक होता है और एक होता है प्रोटेस्टेंट। ठीक, तो वहाँ की जो जनता थी वो अधिकतर जो थी वो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाली थी। अब इनमें जानते हैं कि हम क्या होता है, जो कैथोलिक धर्म होता है, तो कैथोलिक धर्म में जहाँ तक मैं जानती हूँ तो इसमें जो मदर मैरी है उनको माना जाता है। प्रोटेस्टेंट धर्म की बात करते हैं तो ये जीसस को मानते हैं, जहाँ तक का हम जानते हैं। और अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो जनता थी अधिकतर वो थी प्रोटेस्टेंट धर्म की। तो एक चीज़ ये थी कि राजा जो था वो कैथोलिक धर्म का था और उसको ही बहुत प्रायोरिटी देता था, और जो प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग थे, जो जनता थी, उस पर वो अत्याचार करना शुरू कर दिया था। तो ये चीज़ें हो रही थी धीरे धीरे। साथ इसने क्या किया जेम्स द्वितीय ने कि न्याय व्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे वो राजनीति हो, हर क्षेत्र में उसने धर्म को, अपने संप्रदाय को ही प्राथमिकता देना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ हो रही थी कि एक ही धर्म में अगर दो संप्रदाय हैं और किसी एक संप्रदाय में एक बंदे को बहुत प्रायोरिटी दे रहे हैं और दूसरे बंदे को, अगर दूसरे संप्रदाय को अगर बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जा रहा, तो वो चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट करती हैं। तो ये चीज़ें होने लगी थी। और उस दौरान पर ये हुआ कि जो जेम्स द्वितीय था, ये जो आप पिक में देख रहे हैं, जेम्स द्वितीय कुछ इस तरह से दिखते थे। ठीक है, तो ये जेम्स द्वितीय के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। जो ये थे, एक तो पहली चीज़ हमने बता दी कि ये कैथोलिक धर्म को बहुत मानते थे, उसके प्रति कट्टर थे। अगर हम थोड़ा सा इनका अगर हम परिचय दें या इनके बारे में बताएं तो इनने 2 विवाह किए थे। 2 विवाह किए थे, 2 इनकी पत्नी थी, और एक जो पत्नी थी, पहली पत्नी जो थी वो
प्रोटेस्टेंट धर्म को मानती थी, ठीक है, और जो दूसरी पत्नी थी वो कट्टर कैथोलिक धर्म की थी, ठीक है। जो पहली पत्नी थी, तो पहली पत्नी से जो उनको थी 2 बेटियां थी, ठीक है। एक जो बेटी थी मैरी और एक थी एन, और जो दूसरी पत्नी थी वो कैथोलिक धर्म की थी। बाद में इनको एक बेटा भी हुआ था जो कैथोलिक बनता बाद में। तो जो पहली पत्नी से जो पुत्री हुई वो उसकी शादी हॉलैंड में, हॉलैंड ये जो अपना, अगर हम बात करें हॉलैंड ये कहाँ पड़ता है, हॉलैंड ये अपना नीदरलैंड के आसपास पड़ता है, ठीक है। वहाँ के जो हॉलैंड में ऑरेंज के राजकुमार थे विलियम्स टू, उनसे इनका विवाह हुआ, किसका, मैरी का, ठीक है। और वो जो विलियम्स टू थे वो भी प्रोटेस्टेंट धर्म के समर्थक थे, उनको ही मानते थे प्रोटेस्टेंट धर्म को, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, जो राजा था कौन, जेम्स द्वितीय था। जेम्स द्वितीय था, इसने फिर अब आगे क्या हुआ, इसने ऐसी मनमानी करना शुरू कर दिया, ठीक है। संसद को कोई अधिकार नहीं थे, निरंकुश शासन तो वैसे चल ही रहा था अभी तक, तो ठीक है। धर्म को लेकर भी ये चीज़ें होने लगी थी कि भाई जो एक ही धर्म के संप्रदाय के जो लोग हैं अलग अलग, इनके लिए एक चीज़ उसने और क्या कर दी कि न्याय व्यवस्था भी अलग अलग कर दी। क्या हुआ कि जो कैथोलिक धर्म के लोग थे, जिस संप्रदाय का राजा था, कैथोलिक संप्रदाय के लोग अगर कुछ दंड करते या ऐसा कुछ गलती होती उनसे, तो उनके लिए दंड का अलग प्रावधान था, चर्च में होता था, ठीक है। या तो उनको कभी कभी तो उनको रियायत भी दे दी जाती थी, भाई वो कुछ भी गलती करे उसके लिए दंड का जो प्रावधान था वो बहुत कम सीमित तक था, ठीक। दूसरा था जो था प्रोटेस्टेंट, उसके लिए ऐसा कुछ नहीं था, उसके लिए जो न्यायिक व्यवस्था वही चलती आ रही। तो एक तो ये चीज़ हो गई, और वो दोनों में ही जो धर्म को लेकर सब चीज़ें थी वो बहुत ही एक असंतोष पैदा कर रही थी। भाई हम उसी धर्म को, ईसाई धर्म के हम भी हैं, लेकिन हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों। और अगर हम क्रांति की बात करें तो अगर सारा समुदाय, कि भाई हुआ क्यों, सारा समुदाय अगर वही कैथोलिक धर्म को मानता होता तो ये क्रांति भी ना होती। लेकिन चूंकि क्या था कि वहाँ पर जो इंग्लैंड में जो अधिकतर जनता थी वो किस धर्म को मानने वाली थी, वो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाली थी, ठीक है। तो जो जनता प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाली थी, उसने क्या किया, धीरे धीरे स्थिति एक राजा के प्रति क्या हुआ, आक्रोश पैदा होने लगा जनता में भी, संसद में भी। तो फिर हुआ ये कि जो जेम्स द्वितीय की बेटी थी, है ना, मैरी, की शादी कहाँ कर दी गई थी, हॉलैंड में, ठीक। तो इन लोगों ने क्या किया, एक तो जनता ने आग्रह किया, एक आमंत्रण दिया मैरी को, जो उनकी पुत्री थी मैरी उसको, ठीक है। उसके साथ संसद ने भी क्या किया, जनता का समर्थन किया, साथ दिया। उसके कारण इन लोगों ने क्या किया, इकट्ठे होकर एक आमंत्रण पत्र किसको भेजा, हॉलैंड में भेजा, राजा विलियम को और जो राजकुमारी थी उनको, कि यहाँ पर जो सिचुएशन है, यहाँ पर बहुत गड़बड़ चल रहा है और यहाँ पर प्रजा इस तरह से परेशान है ना, धर्म को लेकर, हर चीज़ को लेकर इसकी प्रॉब्लम। इस तरह से उन्होंने एक आमंत्रण उनको भेजा कि आप यहाँ आए और यहाँ का जो शासन है वो आप संभालें। तो जो उसकी बेटी थी, जेम्स द्वितीय की बेटी थी, क्योंकि हुआ ये कि जब जो जेम्स द्वितीय था उसकी जो दूसरी पत्नी थी ना, वो थी कैथोलिक धर्म की, और उसका जब पुत्र हुआ तो लोगों में और भय हो गया कि भाई जब देखो पिता ऑलरेडी जो है जेम्स द्वितीय है वो कैथोलिक है, माँ जो है वो भी कैथोलिक है, मतलब जो जेम्स द्वितीय की पत्नी है वो भी कैथोलिक थी और वो भी कट्टर कैथोलिक थी, ठीक है। और जो बेटा हुआ तो वो भी आगे चल के क्या होगा, कैथोलिक, जाहिर सी बात है कैथोलिक होगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर ये लोगों को लगने लगा था भाई ये धीरे धीरे ये चीज़ अगर हो गई, इन केस अगर ये लड़का भी इनका कैथोलिक धर्म का जो होगा आगे चल के, अगर ये राजा बन गया तो हम प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी जो लोग हैं, जो हम लोग प्रोटेस्टेंट समुदाय के लोग हैं, तो हम लोग का क्या होगा। अभी स्थिति इतनी खराब है तो आगे चलकर क्या होगा हमारा। तो एक संघर्ष की स्थिति निर्मित हो रही थी कि भाई रहना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये चीज़ उन लोग ना, एक ये भी कारण था कि उन लोगों ने फिर ऐसा करके उनको आमंत्रण भेजा। तो ये सब हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो हॉलैंड के राजकुमार थे वो और जो उनकी पत्नी थी मैरी, जो इंग्लैंड में इसकी जेम्स द्वितीय की पुत्री थी, ये लोग अपनी सेना लेकर कहाँ आ गए, इंग्लैंड, ठीक, यहाँ आ गए।
यहाँ आए तो इनका बहुत जोर शोर से स्वागत किया गया, किसके द्वारा? जनता के द्वारा, क्योंकि जनता ने ही उनको आमंत्रण किया था। ठीक है, तो जब वो यहाँ आए तो उनका भव्य स्वागत किया गया। वो भी किससे किया गया? गुलाबों से किया गया। बहुत सारे गुलाब उनके मार्ग में बिछा दिए गए। तो इस क्रांति को एक नाम और दिया जाता है, वो है गुलाबों की क्रांति, ये बोला जाता है। क्योंकि इस समय पे जो ये क्रांति थी, इसमें कोई रक्तपात नहीं हुआ था, बल्कि फूलों की जो सेना लेकर जो आ रहे हैं, आप सोचो कि जो सेना लेके अभी तक हमने कभी देखा नहीं है कि जो भाई सेना लेके आए उससे युद्ध किया जाता है, ना कि उसका स्वागत किया जाता है कि आइए आपके रास्ते में हमने फूल बिछाए हैं, है ना। तो ये चीज हुई कि भाई वो आए, उनके रास्ते में फूल बिछाए, वो भी कौन से? गुलाबों के। ठीक है, तो आए, फिर वो जब जैसे राजा ने जो स्थिति देखी तो वो ये समझ गया कि अब उसका शासन यहाँ पर नहीं चल सकता। ठीक है, क्योंकि देखो, जो एक तो क्या हो गया, जनता इकट्ठी हो गई। सारी जनता जब एक तरफ हो गई और ऊपर से वहाँ दूसरे देश की सेना भी आ गई, वहाँ के राजकुमार और जो राजकुमारी थी वो आ गए, तो राजा पड़ गया अकेला। थोड़ी बहुत सेना और जो भी हो उसे जो मारने वाले हो समुदाय हो, लेकिन हो तो गया वो अकेला। वो समझ गया कि भाई जो मेरे अगेंस्ट है मैं इन पर शासन तो अब कर नहीं सकता। तो ये क्या हुआ, वो राजा जो था वो चला गया कहाँ? फ्रांस। राजा चला गया फ्रांस। तो अब शासन किसका होने लगा वहाँ पे? अब जो नए शासक बने वो बने विलियम्स द्वितीय, और उनकी जो पत्नी थी मैरी, वो वहाँ की शासिका बन गई। कहाँ की रानी बन गई इंग्लैंड के राजा और रानी। नए राजा रानी कौन हो गए? विलियम्स द्वितीय और मैरी। ये किस धर्म को मानने वाले थे? ये मानने वाले थे प्रोटेस्ट धर्म को। वहां पे स्थिति थोड़ी थोड़ी क्या होगी, ठीक होने लगी। क्यों? क्योंकि भाई एक चीज तो ये हट गई, और सबसे बड़ी बात थी कि ये युद्ध जो हुआ ये इतनी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ कि वहां पर सिर्फ सेना को रखा गया लाके, ना युद्ध हुआ, ना बहस हुई, ना किसी भी तरह की कुछ भी झड़प नहीं हुई, एक बूंद रक्त का नहीं बहा इस क्रांति में। इतनी शांतिपूर्ण क्रांति थी, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? गौरवपूर्ण क्रांति भी कहते हैं, है ना। अब हम जानते हैं कि भाई ऐसी क्रांति तो थी, लेकिन अब इसके हम आगे जानते हैं। अब देखिए, ये चीजें जो थी ये हमने जो आपको बताई हैं, ये आपको समझने के लिए बताई हैं। अब तक मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि ये क्रांति क्या रही, गौरवपूर्ण क्यों रही, है ना। अब अगर हमसे पूछा जाए तो एग्जाम में अगर कैसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में तो ये नहीं पूछा जाता भाई बता दो क्या था फला फला, ये पूछा जाता भाई मैन की उसके कारण क्या थे, उसका महत्व क्या रहा, उसका परिणाम क्या रहा, ये पूछा जाता। तो ये चीजें जो हैं ये आपको एग्जाम में रिलेटेड करने के बहुत काम आएंगी। ठीक है, अब हम अगर इसकी बात करते हैं तो बात करते हैं कारण की। ठीक, अब कारण में अगर हम बात करते हैं तो कारण कौन कौन से रहेंगे? कारण तो थे पहले क्या? राजनीतिक और फिर धार्मिक। ठीक, तो इसकी वजह से भी और देखते हैं कि राजनीतिक में ऐसे क्या क्या कारण रहे, है ना। उसके पहले ही बता दूं, जहाँ तक कि मुझे याद आ रहा है कि इसको MPPSC में 2018 में पूछा गया कि कारण क्या रहा है, इंग्लैंड की क्रांति के कारण क्या रहे हैं, ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आया है। तो अगर इस तरह से अगर हम बात करते हैं ना तो 6 मार्क्स के आते हैं, जैसे कारण पूछ लिया, ठीक है, या इंग्लैंड की क्रांति के महत्व क्या रहे, ये भी आया है, शायद 2016 में आया है जहाँ तक कि मुझे याद आ रहा है। तो इस तरह से ठीक है, अगर 3 मार्क्स में पूछेंगे तो जेम्स द्वितीय, बस इतना लिख के आ जाएगा, जेम्स द्वितीय। ये भी कभी शायद 2014 या 15 ऐसे कुछ में 3 मार्क्स में पूछा गया, जहाँ तक कि मुझे ऐसा याद आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते, थोड़े थोड़े छोटे छोटे से ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन क्या बनेंगे? वो बनेंगे कि कारण क्या थे, महत्व क्या थे, या परिणाम क्या रहे, या इसका विश्वव्यापी प्रभाव क्या पड़ा। अगर 15 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे तो इंग्लैंड की क्रांति गौरवपूर्ण क्रांति क्यों रही, मूल्यांकन कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं अगर हम देखें तो। हालांकि हम इसकी आगे चर्चा भी करेंगे। तो आइए हम जानते हैं इसके कारण क्या रहे। ठीक, अगर हम बात करते हैं अब राजनीतिक कारण की और धार्मिक कारण की, बात की जाए राजनीतिक कारण, तो राजनीतिक से क्या मतलब है? राजनीतिक कारण से मतलब ये होता है कि भाई जो सत्ता में बैठा है, ठीक है, जो सत्ता चला रहा है, जो राजा है,
है ना। राजा और प्रशासन मिलकर क्या बनाते हैं, राजनीतिक कारण बनाते हैं, है ना। ये समझने वाला टॉपिक हो गया। ठीक, अब हम इसके कारण की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला कारण क्या था, जेम्स द्वितीय की निष्फल विदेश नीति। अभी आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया फ्रांस क्यों भाग गया, ये तो और कहीं भी जा सकता था, है ना। तो बात ये थी कि अगर अपन बात करें, जो फ्रांस था ना, फ्रांस में उस समय पे शासन था लुई 16वां का। किस समय पे, जिस समय पे जेम्स द्वितीय शासन कर रहा था। ठीक, तो जो ये लुई 16वां था, ये भी किस धर्म को, किस समुदाय को ज्यादा मानता था, ये कैथोलिक समुदाय का को बहुत मानता था। ठीक है, और ये भी वहाँ पे जो स्थिति थी फ्रांस में, वो भी वैसी सिचुएशन थी जो इंग्लैंड में चल रही थी। वहाँ पे भी जो प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग थे, अनुयायी थे, उन पर बहुत अत्याचार होता था और देखा जाए तो एक बहुत भेदभाव की स्थिति थी। तो इसने क्या किया था, जेम्स द्वितीय ने वहाँ के राजा से मदद मांगनी चाहिए। किसकी मदद, कि वो सेना की मदद ले सके, वहाँ से धन की मदद ले सके, और उस सेना और धन के माध्यम से वो यहाँ पर राज कर सके और यहाँ की जो जनता है उस पर शासन कर सके, उन पर अत्याचार कर सके। इसीलिए वो वहाँ से ये सेना और धन मंगवा रहा था। ठीक है, तो लेकिन हुआ क्या, हुआ उल्टा हो गया। वो इसलिए क्योंकि वो जो फ्रांस था, फ्रांस में जो प्रोटेस्टेंट धर्म के जो भी समुदाय के लोग थे, वो कहाँ आ गए, वो इंग्लैंड आ गए। वो इंग्लैंड आ गए, किस लिए इंग्लैंड आ गए, क्योंकि वहाँ पे भी परेशान हो रहे थे वो। ठीक, उनके यहाँ पे इंग्लैंड आने पर जो यहाँ के भी लोग थे, वो वहाँ पे अवस्था हो जाएगी ना भाई। देखो, एक जगह पे ऑलरेडी है, जैसे हम भी अपन अगर इंडिया में हैं, अपन भारत की बात करते हैं, तो अपन जहाँ पे रह रहे हैं, मान लो कोई दूसरी जगह का, दूसरी कंट्री का भी देश लोग हमारे यहाँ पर आ गए। ठीक है, अपन ही जगह तो सीमित है, अपन रह रहे खा रहे, लेकिन अपने लिए तो दिक्कत हो जाएगी ना भाई। उन लोग को रोजगार देना है, उन लोग का खाने पीने की व्यवस्था करनी है, सारी चीजें देखनी है, तो ये अव्यवस्था वाली चीजें हो जाएंगी भाई। कैसा क्या करेंगे, जनता उतने में तो सीमित रह रही है। अब सपोज समझ लो हमारे अपने घर में रह रहे हैं, मान लो मेहमान आ गए, चलो ठीक है, वो एक दिन, बुरा नहीं मानना, लेकिन एक दिन 2 दिन चलो ठीक है। मान लो वो साल भर ही रहने लगे, या आ गए भी अचानक से आ गए, कोई व्यवस्था नहीं है, हम उनका कैसा क्या करें, ये चीजें हो जाती हैं। तो ये चीजें वहां पर जो थी वो अव्यवस्था हो गया, अचानक से भाई इतने सारे लोग तो ऑलरेडी थे और वो और भी आ गए, तो एक अव्यवस्था फैल गई। तो ये अव्यवस्था जो फैली, ये लोग के मन में धारणा आ गई कि यार राजा जो कर रहे हैं वो करना क्या चाह रहे हैं आखिर, है ना, कि भाई वहां से शासन सेना को बुला रहे, क्योंकि लोगों में भी पता चल गया था, संसद को भी, कि ये कुछ तो भी नीति चला रहे हैं ना। तो ये निष्फल रही, ये नीति जो उनकी थी ये निष्फल रही। एक तरह से सेना तो आने से रही, लेकिन लोग जरूर आ गए वहां से। ठीक, दूसरी चीज क्या रही कि राजनीति दूरदर्शिता का अभाव। राजनीतिक दूरदर्शिता से मतलब होता है कि भाई आगे की सोचना, जो भी कर रहे हैं, जो नीति बना रहे हैं, या जो टैक्स है, या फिर जो भी हम प्रजा के लिए कानून लेकर आ रहे हैं, उसका आगे प्रभाव क्या पड़ेगा, है ना। अगर राजा कोई ऐसा नियम कानून बनाए, ये राजा को दर्जा क्या होता है, भगवान का होता है ना, वो सबके लिए समान व्यवहार करे, ऐसी उससे अपेक्षा की जाती है। ऐसी उससे अपेक्षा की जाती है कि वो भाई हर किसी को समान दृष्टि से समझे, सबके लिए न्याय व्यवस्था रखे, एक समान रखे। लेकिन वो उसमें ये सब चीज़ों का तो पहले से अभाव था ही। राजनीति में भी उसने ये चीज़ें बता दी कि वो ना ही वो शिक्षा के मामले में सही है, ना वो प्रशासन के मामले में सही है, ना वो संसद को लेकर चलने वालों में से है। तो ये सब चीज़ें वो जो कर रहा था, उसको ये नहीं मालूम कि आगे इसका परिणाम क्या होगा। तो ये दूरदर्शिता का उसके अंदर अभाव था। ठीक है, जो क्रांति का रूप लेने लगा था। ठीक, आगे अगर अपन बात करते हैं खूनी न्यायालय की, देखो बात क्या थी कि जो चार्ल्स द्वितीय, तो जैसा अपन ने पहले जाना कि चार्ल्स द्वितीय जो था, उसकी कोई ऐसी वैधानिक संतान नहीं थी। वैधानिक से मतलब क्या होता है, जो पत्नी से संतान थी, ऐसा कुछ नहीं था, उसकी संतान ऐसी नहीं थी, उसकी अवैधानिक संतानें थी। तो अवैधानिक संतान की अगर बात करें तो उनमें से एक था मनमथ। ठीक, तो मनमथ जो था वो अपने आप को बताने लगा था कि मैं जो हूँ वो इस गद्दी में बैठ सकता हूँ, है ना, मैं इसका ही वारिस हूँ,
जो इंग्लैंड का शासन है यहाँ का मैं वारिस हूँ, मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो उसके समर्थक थे, उसके भी बहुत सारे समर्थक इकट्ठे हो गए थे, 300 करीब उसके समर्थक थे, वो इकट्ठे हो गए। तो बोले कि हम राजा बन सकते हैं, हम इस पे शासन कर सकते हैं ना। तो ये एक तरह से ये युद्ध उनके बीच में ये चीजें आने लगी। युद्ध तो नहीं था लेकिन एक समर्थन टाइप का जिसको बोलते हैं। जैसे अपने संसद में क्या होता है, व्यवस्था होती है ना कि भाई इतने लोग हैं, इनका समर्थन मिल गया तो मंत्री बन गए, इस तरह से रहता है ना। तो ऐसा उसने भी किया, संसद का भी सहयोग लिया उसने। लेकिन हुआ क्या, जो ये राजा था जेम्स द्वितीय, इसने कोर्ट में भी अपील कर दी, कोर्ट में एक व्यवस्था कर दी जिसमें कि ये राजा के अगेंस्ट जा रहा है, कोर्ट में उसने ये कह दिया, ठीक। और मनमत को और उसके जो समर्थक थे, मनमत के साथ जो उसके 300 समर्थक थे, उस न्यायालय में जो उसका कोर्ट में जिस कोर्ट में उसने अपील की थी, वहां पर उन सबको फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा एक को ही नहीं, 300 लोगों को, वो भी एक साथ। बहुत बड़ी चीज हो जाती है अगर फांसी की बात कही जाए तो उसकी सजा देना, वो भी एक दिन में इतने सारे लोगों के लिए, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था। तो ये जो उसने जो काम किया, जो इस तरह से जो उसकी हरकत हुई, उससे क्या हुआ, जो जनता थी उसके प्रति, जो राजा था उसके प्रति एक आक्रोश हो गया। आक्रोश तो था ही, साथ में उसका जो ये कृत्य था वो एकदम अमानवीय कृत्य था। वो चाहता तो उसको सजा दे सकता था, चाहता तो उसको वो कारागार में डाल सकता था, लेकिन उसने डायरेक्ट क्या कर दिया, फांसी दे दी। ये उसका जो कृत्य था ये बहुत ही मतलब एक भयावह था। वो लोग ये समझने लगे थे कि भाई ये शासन में रहेगा तो कोई जरा से भी गलती पर ये बंदा फांसी की सजा दे देता है। इस तरह से मतलब अमानवीय उसकी हरकतें थी, एकदम कट्टर जिसको बोलते हैं या निर्दयी शासक बोलते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं संसद द्वारा अधिकारों के लिए संघर्ष, तो संसद द्वारा अधिकारों के लिए संघर्ष अभी किया जा रहा था नहीं, ये हमने पहले बताया आपको। संसद द्वारा जो अधिकार होते हैं, उसके अधिकार कौन कौन से होते हैं, जैसे अपन भारत का उदाहरण लेते हैं, अपन भारत में संसद व्यवस्था है ना, तो अपने यहाँ क्या होता है, अपने यहाँ ये होता है भाई, संसद में जो लोग चुने जाते हैं वो किससे चुने जाते हैं, हम जनता ही अपन लोग चुनते हैं, है ना। अपन चुन के उनको संसद में बैठाते हैं। संसद क्या करती है, वो जो नीति नियम होते हैं, राजा जो मतलब जो अपने पीएम हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जो मंत्री, वो अपन को जो भी वो नियम निकाले, जो भी वो शासन कानून बताते हैं, उन लोग बैठ के डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद उसका इम्प्लीमेंट होता है, विधेयक बनता है, ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। तो एक तरह से अपने यहाँ जो सत्ता चलती है वो क्या चलती है कि लोकतंत्र चलता है ना। और ये लोकतंत्र आप लोग बोलेंगे अचानक से कैसे आ गया, तो वो कैसे आया, पुनर्जागरण से आया, है ना। पुनर्जागरण जब हुआ था तो उस समय पे यही सब चीजें थी कि भाई लोगों में जागरूकता आ गई थी कि हम चाहें तो शासन चला सकते हैं, हमारे भी अधिकार हैं, कुछ हमारे भी राइट्स हैं जो हमको स्वतंत्र रहने के लिए, हमें अभिव्यक्ति करने के लिए अधिकार हैं, है ना। तो ये सब चीजें आ गई थी। संसद में भी ये हो रहा था कि जो उसके अधिकार थे कि वो राजा पर नियंत्रण रख सकते हैं, तो ये अधिकार थे, है ना। जो वो विदेश नीति थी वो बना सकते हैं, ये उसका अधिकार था। लेकिन ये सब अधिकारों का क्या हो रहा था, हनन हो रहा था। ये सब अधिकारों के लिए संसद कब से प्रयास कर रही थी, जब वो उनके पिता जो जेम्स द्वितीय है उसके पिता थे, कौन, चार्ल्स प्रथम, उससे भी पहले से ही वो संघर्ष करती आ रही थी, 16वीं शताब्दी से भी पहले, है ना। लेकिन अपन को इसलिए आगे जाना नहीं है क्योंकि वो सब पूछता नहीं, है ना। अब अपन बात करते हैं कि भाई संघर्ष जो हो रहा था वो उसके बाद में क्या हुआ, संसद के संघर्ष ने ही जो स्थिति की वो क्रांति की ली। अधिकारों के संघर्ष के साथ साथ जनता का भी सपोर्ट मिलने लगा था। तो ये सब चीजें क्या थी, राजा के अगेंस्ट जाने लगी थी। हम बात और क्या करते हैं, जेम्स द्वितीय की निरंकुशता की। निरंकुश शासक का मतलब क्या होता है, निरंकुश का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात बताइए, कमेंट्स में बताइए। निरंकुश का मतलब होता है ऐसा शासक जो बिना किसी दबाव के, बिना किसी की सुने, ये समझे कि जो मैंने कह दिया वो होना है, राजा का जो भी कहा हुआ होगा वही मान्य है, चाहे वो विधान के अनुसार हो, मतलब जो नियम के अनुसार हो,
या वो नियम के अनुसार ना हो। समझ रहे हैं, मतलब गलत हो तो भी सही, जो बोल दिया वो सही, सही है तो सही है ना। चिट भी मतलब एक तरह सीधा बात है, जो बोलते हैं ना, चिट भी मेरी पट भी मेरी, वो चीजें थी इसके अंदर, है ना। तो ये चीजें जो थी ये असंतोष की स्थिति निर्मित कर रही थी, है ना। वो क्यों? क्योंकि वहां पे भी लोगों में जागरूकता आ गई थी, वो समझने लगे थे कि सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है। तो ये चीजें जो थी वो पहले तो चल गई थी, लेकिन अब चल नहीं सकती थी। वो धीरे धीरे किस में आ गई थी? क्रांति में आने लगी थी, है ना। लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया था। हालांकि विरोध का दबाव भी होता था सेना के द्वारा, लेकिन दबाव होने से भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं, ये क्रांति का ही रूप करने लगा था। अगर हम बात करते हैं अब इसकी किसकी? धार्मिक कारण की। धार्मिक कारण से मतलब क्या है? धार्मिक कारण क्यों रहे? तो धार्मिक ऐसा तो नहीं है कि शांति से भी कार्य हो सकता था, मिल जाते, मीटिंग हो जाती या फिर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हुआ क्यों? क्योंकि जो कैथोलिक धर्म था ना उस समय पे, कैथोलिक समुदाय था, वो इतना ज़्यादा नहीं था, राजा ही था और राजा के अतिरिक्त कुछ थोड़े ही लोग थे जो कैथोलिक धर्म के थे, जिनको बड़ी प्रायोरिटी मिली थी। लेकिन अधिकतर जनता किसकी थी? प्रोटेस्टेंट धर्म की ही थी। प्रोटेस्टेंट धर्म की जनता थी और उन पर इतनी प्रायोरिटी, उनको किसी भी चीज़ में प्रायोरिटी नहीं है। उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं तो वो विद्रोह करेंगे ही, जाहिर सी बात है। और धर्म को लेकर किया गया विद्रोह धार्मिक कारण बन गया। तो इसका सबसे पहला जो कारण था वो था नवीन कैथोलिक गिरजाघर का। नवीन कैथोलिक गिरजाघर जो किसने बनवाया था? वो बनवाया था जेम्स द्वितीय ने। उस चर्च के अंदर भी क्या कर दिया? न्याय की व्यवस्था कर दी। वो भी किसके लिए? वो भी सिर्फ एक पर्टिकुलर एक संप्रदाय के लिए। कौन सा संप्रदाय के लिए? कैथोलिक संप्रदाय के लिए। तो भाई एक तरह से गलत बात हुई ना कि एक ही धर्म के लोग हैं, उसके लिए व्यवस्था भी अलग अलग, ठीक। तो ये कारण रहा कि भाई गिरजाघर भी बना दिया, गिरजाघर में न्याय की व्यवस्था भी कर दी, जिसको क्या कहा गया? कोर्ट ऑफ हाई कमीशन। इसको अपन आगे पढ़ेंगे, कोर्ट ऑफ हाई कमीशन, ठीक है। तो ये बना दिया। कोर्ट ऑफ हाई कमीशन क्या था? ये एक न्याय की व्यवस्था थी। इसको हमने आगे डिटेल से बताया है, आपको बताते हैं, ठीक है। तो और दूसरा कारण क्या था? कैथोलिक धर्म। अब चूंकि क्या राजा था कैथोलिक धर्म का, ठीक है, तो कैथोलिक धर्म का राजा होने के कारण इसने क्या किया कि भाई जो भी कैथोलिक धर्म को मानेगा, उसका प्रचार प्रसार करेगा, उसको ये क्या करता था? प्रोत्साहन करता था, उसको आगे बढ़ने के लिए बोलता था, उसको गिफ्ट भी करता था, इनाम देता था। इस तरह से चीज़ें थी भाई। जो भी हरकत, मतलब कैथोलिक धर्म का उसका मतलब उद्देश्य था कि जिस धर्म का मैं हूँ उसका प्रचार प्रसार करना है। लेकिन इसके पीछे भी कारण था। वो कारण ये था कि जो जेम्स द्वितीय था, जेम्स द्वितीय की जो दूसरी पत्नी थी वो कैथोलिक धर्म की थी, और जो जेम्स द्वितीय था उसका लगाव भी अपनी दूसरी पत्नी से ज़्यादा था, वो उसके प्रभाव में था, है ना। तो लोग ये भी सोचते थे कि भाई चूंकि इसकी पत्नी है कैथोलिक धर्म की, तो ये उसी के प्रभाव में है और उसी के कारण उसके कारण ये शासन में इस तरह से हरकतें कर रहा है। तो एक तो ये नेगेटिविटी लोगों में आ गई थी कि भाई ये अपनी पत्नी के कहे पे चले जा रहा है ना। इसको ये नहीं मालूम कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, ठीक। और फिर बात आती है टेस्ट अधिनियम स्थगित की। तो ये टेस्ट अधिनियम क्या थे? तो सबसे पहले तो जानेंगे टेस्ट अधिनियम। ये एक्चुअली होता ये था कि जो चर्च होते थे, है ना, तो चर्च में जो अनुयायी होते हैं, वहाँ पर जो नियमित पूजा वगैरह करते हैं, जाते आते रहते हैं, अनुयायी होते हैं, वो लोगों में एक राजकीय पद, जो शासन में जो राजतंत्र होता है जिसको हम बोलते हैं, उस राजतंत्र में भी एक पद की व्यवस्था थी राजकीय, ठीक है। तो जो चर्च होता था वहाँ की जो अनुयायी होते थे वो एक टेस्ट देते थे, है ना। टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें होती थी, नियम नीति ये सब चीज़ें होती हैं जो उस समय पे जो भी उनका जो भी रहता होगा क्वेश्चन, जो भी चीज़ें होती होंगी, तो वो टेस्ट रहता था, ठीक है। उस टेस्ट के माध्यम से जो बंदा उसको क्वालिफाई करता है, या जो लोगों को लगता है कि हाँ यार ये काबिल है, टेस्ट कर दिया गया इसका, ये काबिल है, ये राजपद पा सकता है, मतलब राजपद में जो भी उसके जो पोस्ट होती थी ना वो पा सकता है, तो उसको चुना जाता था, है ना। तो ये बिल्कुल कहा जाए तो एक बहुत ही अच्छी प्रणाली थी। लेकिन इसके आने के बाद जेम्स द्वितीय जब सत्ता में आया तो क्या हुआ? इसने जो ये पद्धति चलती आई थी इसको विराम दे दिया, इसको रोक दिया। क्यों रोक दिया? उसने सिर्फ एक बात कह दी कि जो कैथोलिक समुदाय का संप्रदाय का जो व्यक्ति होगा,
जो चर्च का अनुयायी होगा और कैथोलिक संप्रदाय का व्यक्ति होगा वही राजकीय पद पाएगा, अन्य नहीं। तो ये टेस्ट की कोई बात ही नहीं है, टेस्ट को बंद कर दो। उसने टेस्ट अधिनियम को क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो क्या हुआ, धार्मिक में जो पॉप थे, जो पादरी थे, जो ये सोचते थे कि हाँ ये न्याय व्यवस्था, ये सही चीज चल रही थी, इसको इसने रोक दिया। उसमें भी उनमें क्या हो गया, आक्रोश हो गया, भाई ये गलत हो रहा है, सही नहीं है। कैथोलिक धर्म का बंदा अगर योग्य नहीं है, तुम उसको भी बिना टेस्ट के माध्यम से उसमें बैठा दोगे राजकीय पद में, तो क्या होगा, है वो उसके अनुरूप ही नहीं है। तो ये चीजें होने लगी। अगर हम बात करते हैं विश्वविद्यालय हस्तक्षेप की, तो शिक्षा जैसी माध्यम, जो शिक्षा की बात अगर अपन करते हैं, तो शिक्षा में पद्धति में क्या करता था, वो जो विश्वविद्यालय ऊंचे पद में ऐसे लोगों को बैठा देता था जो कैथोलिक संप्रदाय के थे। अब वो योग्य हैं, उस जगह पे बैठाने के लायक हैं या नहीं है, लेकिन वो बैठा देता था कि शिक्षा जैसे क्षेत्र में भी धर्म को ले आया। ठीक, अब वो लोग जो नीति नियम, जो शिक्षा में नियम नीति चल रही हैं, जो भी चीजें हैं, वो किसके अनुसार करने लगे थे, राजा के अनुसार करते थे। लेकिन विश्वविद्यालय में कौन कौन पढ़ने जाता था, कोई एक धर्म तो जाएगा नहीं कि कैथोलिक बस ही जाएगी पढ़ने, बाकी प्रोटेस्टेंट नहीं पढ़ेंगे, ऐसा तो था नहीं ना, जाएंगे तो दोनों ही पढ़ने। ठीक है, लेकिन वो अब जब दो लोग पढ़ने जाएंगे, दो समुदाय के लोग पढ़ने जाएंगे और किसी एक विशेष समुदाय को ही बहुत अच्छी प्रायोरिटी दी जाएगी, तो बताइए वहां पे क्या होगा, कहीं ना कहीं तो मतभेद होगा ना, भाई असंतोष तो होगा कि भाई एक ही बंदे को आप इतना सपोर्ट कर रहे हो, हम लोग नहीं है क्या। तो ये चीजें होने लगी। वहां पे जो राजा का हस्तक्षेप था, ये वहां पे जो भी प्रोटेस्टेंट धर्म के जो टीचर थे, जो भी बच्चे थे, विद्यार्थी थे, उनमें भी एक असंतोष की भावना आने लगी। धार्मिक अनुग्रहों की घोषणा, अब नेक्स्ट टॉपिक हम जानते हैं। धार्मिक अनुग्रह से मतलब क्या है कि धार्मिक जो नीतियां थी, अलग अलग नीति बनाई थी उसने क्या किया, जो जेम्स द्वितीय था, इसने अपने कुछ नियम बनाने स्टार्ट कर दिए थे, किसके माध्यम से, कैथोलिक संप्रदाय को आगे करने के हिसाब से, उसके हिसाब से नीति नियम ये सब बनाना शुरू कर दिया था। उसकी घोषणाएं भी बनानी स्टार्ट करी थी और घोषणा करना भी कि जो संडे की प्रार्थना होगी उसमें राजा जो घोषणा करेगा, जो भी घोषणाएं होंगी उसको पढ़ा जाए, ये चीजें होगी। तो अब राजा की घोषणा कैसी थी, भाई वो किस धर्म का था, कैथोलिक का था, तो वो उसी को पढ़ाएगा ना, उसी की नियम नीति बनाएगा, उसी के हिसाब से बताएगा सब, है ना। और पहली चीज तो ये है कि जब धर्म की बात हो रही है तो वहां राजा के ऐसे कौन से नियम की बात की जाए, ये भी गलत है ना। तो ये सब चीजें वहां होने लगी थी। तो वहां पर जो पादरी थे उन लोगों ने क्या, उनमें क्या हो गया, आक्रोश आने लगा था। तो अब अगर अपन बात करते आगे कि 7 पादरियों के अभियोग, ये उसी से रिलेटेड है। तो वो ये हुआ ये कि जो पादरी थे वहां पे, स्पेशली ऐसे 7 पादरी बाहर निकल के आए और उन्होंने एक एप्लीकेशन तैयार किया, ठीक है, जिसको अपन आवेदन बोलते हैं, तैयार किया। आवेदन में उन्होंने ये चीजें, मतलब एक आवेदन जिसको अपन बोलते हैं ना, तो उसमें अन्याय भी नहीं होती, रिस्पेक्टफुली बात होती है। तो उन्होंने एक रिस्पेक्ट की, रिस्पेक्ट से क्या किया, एप्लीकेशन तैयार की कि भाई हम ये चीज नहीं कर सकते, आपकी ये घोषणाएं हम नहीं कर सकते। हालांकि ये चीजें जो थी वो भी 2 तरह से हो रही थी, क्या कि अगर पादरी राजा की घोषणा पढ़ते थे चर्च में, क्योंकि वो पढ़ सकते थे, आप लोग अपन भी सोचेंगे यार पढ़ सकते थे क्योंकि वो कैथोलिक मान के, है ना। लेकिन पादरी अगर ऐसा करते तो क्या होता, राजा के लिए तो वो ठीक करते, है ना, लेकिन वो धर्म के खिलाफ जाते, है ना। और अगर वो धर्म के हिसाब से अगर बोलते कि हम ये नहीं करेंगे, तो किसके खिलाफ जाते, राजा के खिलाफ। धर्म तो दोनों ही बोलता है कि या तो राजा की ही मानो और धर्म की ही मानो, है ना। तो पादरियों में भी ये चीज आ गई थी, यार किया जाए तो क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, राजा से किसी भी तरह से झगड़ा नहीं किया, युद्ध नहीं किया, उनसे मतभेद नहीं किया, उनको क्या, एक रिक्वेस्ट की कि सर हम ये चीजें नहीं कर सकते, है ना। तो लेकिन राजा ने जो राजा था जेम्स द्वितीय, उसने क्या किया, उसने इतने जो पादरी थे, कौन 7 पादरी, उन पे क्या बोल दिया कि आप लोग ये जो पादरी हैं, इनने राजा की जो आज्ञा है उसकी अनुज्ञा की है। अनुज्ञा का मतलब होता है कि बात नहीं मानी है, अवज्ञा की है ना। राजा की बात को सुना ही नहीं है, उसको उन लोगों पर
इस बात को लेकर, राजा की बात की अवहेलना की है, इस बात को लेकर उन लोगों पे लगा दिया अभियोग, उस अभियोग के माध्यम से कर दिया उनको बंद कारागार में। ठीक, तो हालांकि देखो पादरियों की ऐसी कोई गलती तो थी नहीं भाई, उन लोगों ने तो रिस्पेक्ट ही बोली थी कि सर हम ये चीजें नहीं कर सकते। तो अब पादरी बहुत बड़ी पोस्ट हो जाती किसमें, चर्च में। धर्म के गुरु होते हैं, उनको ही अगर बंद कर दिया जाएगा तो सोचो वहां पे जो उनके अन्याय होंगे उन पर क्या स्थिति होगी, वो कितने उनके अंदर कितना आक्रोश होगा कि एक तो रिस्पेक्ट करने के बोलने के लिए गए और वहां पे उनके साथ उनको बंद कर दिया गया। तो ये चीजें हो रही थी, ये कारण बनी थी कि क्रांति का। तो धीरे 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 लोगों में ये चीजें बहुत ही असंतोष और बहुत अवस्था हो रही थी, लोग बहुत ही एक तो दुखी भी होने लगे थे और अंदर से बहुत क्रोधित हो रहे थे, वो नहीं चाह रहे थे कि ये शासन में रहे। फिर क्या बात होती है कोर्ट ऑफ हाई कमीशन की, जैसे हमने सबसे स्टार्टिंग वाला फर्स्ट पॉइंट जो बात की थी ना, नवीन कैथोलिक गिरजाघर, ये उसी से रिलेटेड है। जो कोर्ट ऑफ हाई कमीशन है ये एक न्याय प्रणाली को बताता है। कैसी न्याय प्रणाली को बताता है, वो न्याय व्यवस्था ऐसी जो चर्च के अंदर ही थी, जो चर्च बनाया था ना कैथोलिक गिरजाघर, कैथोलिक गिरजाघर के अंदर कोर्ट ऑफ हाई कमीशन की व्यवस्था की, जो किसके लिए थी, जो सिर्फ और सिर्फ कैथोलिक समुदाय के लिए ही थी, अन्य के लिए नहीं थी। कैथोलिक समुदाय का व्यक्ति अगर बड़ी से बड़ी भी गलती करता तो उसको बोल दिया जाता कि ये गलत चीज़ है, मतलब अपने हिसाब से डील करते हैं, है ना, कोई ऐसा उनके लिए कोई प्रावधान और धाराएं इस तरह से नहीं थी। जबकि अगर प्रोटेस्टेंट धर्म का व्यक्ति अगर समुदाय के व्यक्ति अगर कुछ गलती करता तो उनके लिए न्याय व्यवस्था अलग थी, जो सबके लिए सामान्य थी। तो ये चीज़ें जो थी, ये धर्म को लेकर जो अलग अलग जो समुदाय के साथ ना पार्शलिटी थी, ये भी बहुत ही गलत थी। इसकी वजह से भी जनता में बहुत रोष था, स्पेशली किस जनता में, प्रोटेस्टेंट वर्ग के। तो ये रहा कारण इसके, और फिर आगे हम जानेंगे इसके परिणाम और महत्व के बारे में। अगर अपन जानते हैं महत्व की बारे, तो महत्व की में क्या हुआ, अब महत्व के बारे में जानेंगे तो ये थी एक रक्तहीन क्रांति। अब देखो क्या हुआ कि जब वहाँ पे जनता ने किसको बुला लिया, वहाँ से मैरी और विलियम्स को बुला लिया, वो यहाँ पे आए, अब सेना आई, तो बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी रक्तपात के ये क्रांति हो गई, क्योंकि राजा चला गया, युद्ध हुआ नहीं, तो बिना किसी युद्ध के ये क्रांति हो गई। दूसरा क्या हुआ, संवैधानिक विकास को दिशा मिली। संवैधानिक विकास को दिशा कैसे मिली, तो जो पुनर्जागरण था, पुनर्जागरण में लोगों में क्या हो गया था कि एक जागरूकता आ गई थी, वो ये समझने लगे थे कि भाई हमारे अधिकार होते हैं। तो जनता ने क्या किया था, अपने राजा रानी को खुद चुन लिया था, उनको बुलाया था कि आप आओ, आप संभालो यहाँ पे। फिर बाद में क्या होने लगा था कि ये जनता के जो चुने हुए लोग थे धीरे धीरे संसद में बैठते थे, संसद और राजा ये दोनों मिलके क्या करते थे, ये नियम बनाते थे, चलाते थे। तो एक तरह से क्या हुआ, संविधान की विकास को दिशा मिलने लगी, रास्ता खुलने लगा। ठीक है, अब अगर अपन बात करते हैं निरंकुश राजतंत्र का अंत, ठीक है, अब वहां पर अभी जब संसद भी आ गई, संसद को पावर मिलने लगा था, तो वहां पर निरंकुश जैसी बात तो थी नहीं, क्योंकि राजा ने जो कह दिया वो पहले संसद तक आएगा, संसद कई और राजा ये दोनों मिलके ही कोई भी नियम और कानून बनाएंगे। तो एक तरह से जो निरंकुश राजतंत्र की बात करते हैं उसका अंत हो गया। यूरोप की राजनीति का प्रभाव, यूरोप में जो राजनीति चल रही थी, जो वहाँ पे पुनर्जागरण हुए थे, जो वहाँ पे राजनीति थी, उसका प्रभाव पड़ा। और जो यहाँ पर जो क्रांति हुई उसका प्रभाव कहाँ पड़ा, यूरोप में। जो भी यहाँ पर लोगों ने देखा समझा, उसका सबसे पहले अगर हम प्रभाव देखें तो फ्रांस में पड़ा। तो फ्रांस में स्थिति थी ना पहले, वो इंग्लैंड की क्रांति के बाद हम जानेंगे कि फ्रांस की क्रांति में ऐसा क्या हुआ। ठीक है, तो अगर सबसे पहले अगर अपन इसकी बात करेंगे इंग्लैंड की क्रांति की बात, तो वो फ्रांस में देखी गई थी, वहाँ पे भी इसका प्रभाव दिखना शुरू हो गया। और शनै शनै फिर अपन देखेंगे ये रूस में क्रांति हुई, फिर औद्योगिक क्रांति हुई, ऐसे अपन आगे जानेंगे। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं संप्रभुता में संसद। ठीक है, संप्रभुता में संसद मतलब संसद को पावर मिलने लगी थी। ठीक है, सब इकट्ठे होके मत जो चुन के जाते थे लोग। ठीक है, संप्रभुता, उसमें फिर उसके बाद संसद में वो शक्ति आने लगी थी।
उसके बाद अगर हम बात करें तो संवैधानिक जो राजतंत्र था वो स्थापित होने लगा था। संवैधानिक राजतंत्र मतलब जो कि संविधान मतलब होता है एक विधान से मतलब नियम से बनाया गया शासन, ये था। फिर आता है संसद द्वारा गृह विदेश नीति का निर्धारण। संसद ने क्या किया था, जो विदेश नीति थी उसको बनाना स्टार्ट कर दिया था। उसकी अनुमति के बगैर विदेश नीति निर्मित नहीं होती थी। अब अगर अपन बात करते हैं परिणाम की, ठीक है, तो परिणाम में अगर हम जानते हैं सबसे पहले क्या होगा कारण, परिणाम जो था ये था वैधानिक स्वतंत्रता का उदय। हाँ, अब फिर हम बात करते हैं संसद को सर्वोच्चता, ठीक है, संसद को क्या दिया गया जाने लगा, सर्वोच्च स्थान दिया जाने लगा। ठीक, राजा के बाद अगर देखा जाए तो संसद का स्थान सर्वोच्च था। संसद से ही सलाह मशवरा कर जो शासन था वो चलाया जाता था, है ना। जो नीति नियम बनाते थे वो संसद बैठ के मिलके बनाती थी। राजा अगर राजा को कुछ नीति करनी, निर्देश जो विदेश नीति बनानी है वो संसद से संपर्क करके बनाई जाती थी। इस तरह से संसद का जो स्थान था वो सर्वोच्च हो गया था। तो क्या पद्धति हो गई थी कि जनता द्वारा बनाया गया शासन वहां पर इम्प्लीमेंट हो गया था। बात अगर अपन करते हैं सेना पर संसद का अधिकार, तो जो सेना थी, है ना, सेना को कितना रखा जाए या फिर उसको नहीं रखा जाए या शांति काल में उसको रखा जाए, तो ये सब व्यवस्था कौन करता था, संसद करता था। संसद के अंडर पे आ गई थी। और सेना जो है वो उस पर जैसे शांति काल का समय है ना, उस पर अतिरिक्त सेना रखना है या नहीं रखना है, ये सब का मशवरा कौन किससे होता था, संसद से होता था। धार्मिक परिणाम, धार्मिक परिणाम इसके जो हुए वो धीरे धीरे जो धर्म को लेकर इतनी नीतियाँ चलती थी या फिर जो जिस तरह से पारदर्शी चल रही थी वो उसका अंत हुआ। ठीक है, यूरोपीय राजनीति का प्रभाव, यूरोपीय राजनीति जैसे वो फ्रांस है ना, फ्रांस में जो स्थिति हो रही थी वो भी धर्म को लेकर थी। दो धर्म थे, दो धर्म के अलग अलग अनुयायी थे, उनकी जो स्थिति बनती जा रही, वो स्थिति जो थी वो भी भयावह हो गई थी वहाँ पे। तो उसका जो प्रभाव पड़ा था, जो इंग्लैंड की क्रांति जो हुई ना, उसका प्रभाव फ्रांस में पड़ना शुरू हो गया था और बाकी जगह पे भी ये धर्म को लेकर पढ़ना शुरू हो गया था। जहाँ जहाँ पर ये धर्म को लेकर बातें थी कि अलग अलग धर्म के समुदाय में जो चीज़ चल रही थी, वहाँ पे लोगों में भी चेतना आ गई कि हाँ, वहाँ पे अगर क्रांति कर सकते, लोग इकट्ठे होकर कर सकते, तो हम क्यों नहीं। तो ये प्रभाव देखा गया। फिर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। ये सब का जो मिला जुला रूप था, जो इंग्लैंड की क्रांति हुई, उसका प्रभाव विश्वव्यापी रूप से देखा गया। इसके जो परिणाम हुए, इस क्रांति के जो परिणाम हुए, ये परिणाम विश्वव्यापी रूप में देखे गए। एक तरह से गणतंत्र का निर्माण हुआ, जनता द्वारा बनाया गया शासन चलने लगा। जहाँ पे पहले राजा का शासन चलता था वहाँ पे अब जनता का शासन चलने लगा। लोकतंत्र का निर्माण शुरू हो गया। अगर अपन बात करते हैं अपने भारत की, तो भारत में भी ब्रिटिश का पहले राज रहा है। अब अपन बात करते हैं बिल ऑफ राइट्स की, ये भी इसी से रिलेटेड है। जो बिल ऑफ राइट्स है ना, वो है इंग्लैंड का जो नव शासक था, कौन था, विलियम द्वितीय और मैरी। और संसद कौन है, जो पहले से संसद चली आ रही है, वो है ना। तो जो बिल ऑफ राइट्स था, ये दोनों की सहमति से, इन दोनों का मिला जुला रूप था। ये मतलब इंग्लैंड के नवशासक और संसद की, इन दोनों की एक संधि थी, जिसको विधेयक का नाम दे दिया गया, जो कि 1688 में हुई थी। इसके बाद इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद, कब, जब नवशासक बने कौन, विलियम द्वितीय। विलियम द्वितीय कब बने शासक, 1688 में। तो इसके अंतर्गत प्रावधान क्या रहे, तो प्रावधान देखेंगे अपन। प्रावधान रहे हैं, सबसे पहला, जो कर और कानून मामले में संसद को सर्वोच्चता। कर मतलब जो टैक्स थे ना, टैक्स जनता, जो राजा पहले जनता से वसूलती थी, तो अब जो टैक्स है जिसका परसेंटेज अगर हम बात करें तो वो हो गए। जो भी कानून बन रहे हैं उन सब में सहमति किसकी चाहिए, संसद की। संसद को सर्वोच्चता देने लगे थे। दूसरे का अपन बात करते हैं, कैथोलिक या कैथोलिक से विवाह करने वाला सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। ठीक है, अभी तक उन लोगों ने, जो भी जनता देख रही थी, कैथोलिक धर्म जो समुदाय के जो राजा रहे हैं, उन्होंने कितना अत्याचार किया, और वो 100 साल करीब से लोग देखते आ रहे थे। जो भी
दिक्कत वो देख रहे थे, वो नहीं चाहते कि रिपीट हो। तो कैथोलिक और कैथोलिक धर्म जो मानने वाला था कैथोलिक, वो सिंहासन पर नहीं बैठ सकता था। ठीक है, इस प्रावधान में और बात क्या कही गई थी कि शांति काल में बिना संसद की अनुमति के सेना नहीं रख सकते। अपन बात करते हैं नेक्स्ट, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कार्यवाही संसद में सीमित। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति है वो अपनी बातें रख सकता है ना। बोलने की स्वतंत्रता है, आप कोई अपना सुझाव है वो रख सकते हैं, मत है वो रख सकते हैं, है ना। जो परेशानियां हैं वो बता सकते हैं। ये सब चीज़ें जो थी वो संसद तक ही सीमित भी थी। ठीक है, जो कार्यवाही होती है उसकी संसद में सीमित थी वो, है ना। जो भी प्रॉब्लम होती थी वो संसद आपस में निपटा लेती थी, वो राजा तक नहीं जा पाती थी, है ना। वहीं तक ही उसका सब सॉल्यूशन हो जाता था। ये संसद को पावर था। ठीक है, तो ये अभी तक हमने जाना कि इंग्लैंड की क्रांति के कारण क्या रहे, ठीक है, उसका महत्व क्या रहा, ठीक, उसके परिणाम क्या रहे, ये सब हमने जाना। और जो अपन ने पृष्ठभूमि, आपको इसमें अगर कुछ सुझाव देना है, आप कुछ कमेंट्स देना चाहते हैं, आप निश्चित इस पे कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही हमने आप फेसबुक में भी लिंक दी हुई है, इसमें आप जुड़ सकते हैं हमसे। ठीक है, व्हाट्सएप माध्यम से आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी हमने, जिसमें काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन आंसर और बहुत सी चीज़ें अपडेट करते हैं। आप चाहें आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ MPPSC 2019 को लेकर, मतलब पॉइंट टू पॉइंट से, और उसके जो क्वेश्चन का जो पैटर्न आपको कैसे तैयारी करनी है, वीडियो क्लासेस भी बनाए हैं। उस वीडियो क्लास में हमने सारे आपके जितने पेपर्स हैं उन पेपर को टॉपिक वाइज और सिलेबस वाइज कंप्लीट किया हुआ है। उसके नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसके जो नोट्स हैं वो भी सिलेबस वाइज बने हुए हैं और कंप्लीट नोट्स हैं। उसके साथ हम आपको गाइड भी करेंगे कि आपको कैसे क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। ठीक है, उसके साथ हम आपको सिनॉप्सिस भी देंगे। सिनॉप्सिस मतलब जो आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेगी। सबसे बड़ी बात, जो हम फ्री में आपको मेंस की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराएं। साथ ही साथ क्या है कि इसमें आपको गाइड मिलेगा कि आपको कितने कम समय में, मतलब कम से कम समय में कैसे करना है, कितने अच्छे नंबर अपन कितने कम समय में ला सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ये पूरे पैकेज में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इन सब की आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, आप हमें FB के माध्यम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पेपर की MPPSC 2019 का जो आप मेंस देने जा रहे हैं उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।